आपका स्वागत है हमारे चैनल आंसर कोर्स में। और आज हम इतिहास के प्राचीन भारत के क्रम में दूसरा चैप्टर लाए हैं जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता, और इसके महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को हम सोल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था कि सिंधु घाटी सभ्यता पाषाण काल में ये बताया था कि प्रागैतिहासिक काल, अद्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, इन तीन समय का जो वर्णन किया गया है वो इस आधार पे किया गया है कि प्रागैतिहासिक काल का लिखित कोई वर्णन हमारे पास नहीं है, जबकि आद्य ऐतिहासिक काल का लिखित वर्णन हमारे पास है, लिपियाँ हैं, लेकिन उनको हम पढ़ नहीं पाए हैं, उनको हम सुलझा नहीं पाए हैं। और ऐतिहासिक काल का सभी लिखित वर्णन हमारे पास है। अब देखना यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस में बिलोंग करती है, प्रागैतिहासिक काल में, आद्य ऐतिहासिक काल में या फिर ऐतिहासिक काल में। तो हम देखेंगे कि आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता आती है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में जो हमें लिपियाँ वगैरह प्राप्त हुई हैं, जो अक्सर या कुछ ऐसा प्राप्त हुआ है, जो कोई लिपि है, कोई भाषा है, तो उसको हम पढ़ नहीं पाए हैं, लेकिन उनको समझ नहीं पाए हैं। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल में बिलोंग करती है। चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आद्य ऐतिहासिक युग से। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं जिससे सभी ऑप्शन हमें एक साथ दिख जाएं। चलिए, तो हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है। तो हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का मुख्य स्रोत शिलालेख तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस समय अगर कुछ मिला भी है तो उसको हम पढ़ नहीं पाए हैं। वो चाहे शिलालेख हो या पत्थर पर गुदी हुई कोई चीज़ हो, तो उसको हम पढ़ नहीं पाए हैं। पक्की मिट्टी की मोहरों का अंकित लेख की तो बात ही नहीं करनी, क्योंकि आद्य ऐतिहासिक काल का जितना भी लिखित वर्णन है, जितनी भी लिपियाँ हैं, वो हम समझ नहीं पाए हैं। पुरातात्विक खुदाई, हाँ ये सही है, पुरातात्विक खुदाई। हम अब सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी स्थल हैं, हड़प्पा हो, मोहनजोदड़ो हो या जो भी कुछ है, तो उन सब का वर्णन केवल और केवल हमें पुरातात्विक खुदाई से मिलता है। खुदाई में मिलने वाली वस्तुओं और उनकी एज वगैरह पता लगा के उसका समय वगैरह का वर्णन हम करते हैं। तो पुरातात्विक खुदाई, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी, 1921। किसने की थी, दयाराम साहनी। और आप जानते होंगे कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल है, हड़प्पा, और इसीलिए हम ये मानते हैं कि इसका नाम हम कई बार हड़प्पा सभ्यता भी कह देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 1921 में, और किसने की थी, दयाराम साहनी ने इसकी शुरुआत की थी। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है। कि भाई आर्यों से पूर्व, कि आर्य बाद में और सिंधु घाटी सभ्यता पहले रही, इसका महत्वपूर्ण कारक क्या है। तो इसका महत्वपूर्ण कारक मृद भांड है। हम बर्तनों के आधार पर, मृद भांड कहते हैं मिट्टी के बर्तनों को, पोट्री जिसको बोलते हैं। तो मृद भांड जो है बर्तन, और उन बर्तन के कलर, जैसे काले रंग के बर्तन, और उस पर किस तरह की हमने सजावट कर रखी है, उस आधार पर भी हमने जो है समय को बांटा है कि किस समय में कौन से बर्तन रहे होंगे। तो इसका सही आंसर क्या है, डी, मृद भांड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है। भाई इस सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है, कि कैसे पता लगाया, कि इसके बारे में कैसे जाना, क्या स्रोत है इसका। तो देखिए, इसमें मोहरों को हम कह सकते हैं, लेकिन हम चीज़ों को पढ़ नहीं पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे, बहुत सारी जो लिखित चीज़ें थी। तो लेखन में, लिपि में तो हम कर ही नहीं सकते, लिपि को तो पहले ही काट दो, क्योंकि लिपि हम समझ नहीं पाए थे। मोहर का कोई बहुत बड़ा रोल इसमें नहीं है। बर्तन, जेवर, हथियार, औजार, जब हम पुरातात्विक खुदाई करेंगे, है ना, तो उसमें यही चीज़ें सब निकलेंगी ना, बर्तन, जेवर, हथियार, औजार। तो इन्हीं से हम जो है मेनली सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों के विषय में हमने जाना, नगरों के विषय में हमने जाना। मंदिर तो सिंधु घाटी सभ्यता में थे ही नहीं, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही करेक्ट हो ही नहीं सकता। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बर्तन, जेवर, हथियार और औजार, और जो कि खुदाई में मिले हमें, तो उनके आधार पर हमने सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों के बारे में जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की मानी जाएगी। भाई कांस्य युग की मानी जाएगी, नवपाषाण युग की मानी जाएगी, पुरापाषाण। भाई नवपाषाण पुरापाषाण काल तो पाषाण काल में आते हैं, वो तो अलग ही है। पाषाण काल की उसका टाइम पीरियड बिल्कुल अलग है, इसका टाइम पीरियड बिल्कुल अलग है। ठीक है, 2350 से और 1700 तक का इसका टाइम पीरियड माना जाता है जो सिंधु घाटी सभ्यता है। हालांकि मैं ये बता दूं कि अलग अलग विद्वानों के अनुसार इसका टाइम पीरियड बिल्कुल अलग अलग है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ।
तो नवपाषाण काल और पुरापाषाण काल की तो हो ही नहीं सकती कभी भी, तो ये किस युग की मानी जाएगी? तो ये कांस्य युगीन सभ्यता मानी जाती है। हड़प्पा सभ्यता जो है कांस्य युगीन सभ्यता मानी जाती है। और मैंने कांस्य के बारे में कल बताया था कि कांसा किस किस से मिलकर बनता है? तांबा और रांगा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था, मतलब जिसने खुदान शुरू करवाया हो, उत्खनन शुरू करवाया हो, तो वो थे अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम इंडोलॉजिस्ट थे। इंडोलॉजिस्ट कहते हैं भारत विद्या का ज्ञाता, या भारत विद्या का मतलब क्या है? भारत विद्या का मतलब ये है कि जो भारत की लिटरेचर या ग्रंथों वगैरह में इंटरेस्ट रखता है, इतिहास में इंटरेस्ट रखता है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम ही थे जो सबसे प्रथम पुरातत्वविद थे। हालांकि आगे जो रोल रहा वो सन जॉन मॉर्सल का भी रहा, व्हीलर का भी रहा, एडेल्स का भी रहा, लेकिन अलेक्जेंडर कनिंघम प्राथमिक थे, सबसे पहले थे। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 8। सिंधु घाटी सभ्यता में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? समकालीन का मतलब होता है कि उसी समय, जिस समय सिंधु घाटी सभ्यता थी तो और कौन कौन सी सभ्यताएं विद्यमान थी। तो मिस्र की सभ्यता उस समय थी, मेसोपोटामिया यानी इराक ईरान वाली सभ्यता, दजला फरात वाली सभ्यता वो थी, चीन की सभ्यता उस समय थी, लेकिन ग्रीक सभ्यता यानी कि यूनान की सभ्यता उस समय नहीं थी। तो यहाँ ऊपर की मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालिक थी, लेकिन ग्रीक की सभ्यता समकालिक नहीं थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भैया? डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिंधु घाटी के लिए मेसोपोटामियाई रिकॉर्डों में निम्नलिखित से किस शब्द का प्रयोग किया गया है? मेसोपोटामिया की सभ्यता मतलब इराक ईरान वाली सभ्यता, जहाँ दजला फरात नदियों पर ये सभ्यता हुआ करती थी। तो ये लोगों ने जो है हड़प्पा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो मैं बता दूं, इन्होंने हड़प्पा के लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग किया है। मेलुहा। निम्नलिखित से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित हैं? तो मोहनजोदड़ो स्मिथ। तो बी.ए. स्मिथ, इससे इनका कोई संबंध उत्खनन से नहीं रहा है, खास तौर से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता एक उच्च नगरीय सभ्यता थी। भाई सही बात है, ये बहुत ही बढ़िया नगरीकरण था। यहाँ मकान जो थे वो ग्रिड पद्धति पर आधारित थे। मकान थी, चौड़ी चौड़ी सड़कें थी, और मकानों के दरवाजे जो है चौड़ी सड़कों पे नहीं गलियों में खुला करते थे। तो नगरीय सभ्यता तो बहुत उच्च थी यहाँ की। लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी। भाई ऐसा नहीं कह सकते लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी, यह कहना कठिन है कि लोग किस प्रजाति से संबंधित थे। हाँ, तो ये भी बात सही है, ये कहना कठिन था कि लोग किस प्रजाति के थे। तो ये अनुमान के आधार पर लोगों ने किसी कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया। लोगों को कृषि के बारे में जानकारी नहीं थी, ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है। लोगों को कृषि के बारे में जानकारी थी, नवपाषाण काल में कृषि की जानकारी हो गई थी। तो सही ऑप्शन, उसने यही पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है? लोगों को कृषि के बारे में जानकारी नहीं थी। उपयुक्त तीनों जो कथन है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो सोहगोरा जो है वो हड़प्पा स्थल नहीं है। सोहगोरा एक ताम्र इंस्क्रिप्शन है, एक ताम्र लेख है, और जो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है और प्राकृत भाषा इस पर लिखी हुई है। ठीक है, गोरखपुर के पास है ये। तो सोहगोरा जो है कोई स्थल नहीं है, बल्कि एक ताम्र लेख है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो ये देखना पड़ेगा हड़प्पा सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही। कथन देखते हैं। कथन 2 हैं हमारे सामने, ये हैं। शिल्प तथ्यों में असाधारण एक रूपता पाई जाती है, जैसा कि मिट्टी के बर्तनों, मोहर, ईंट और तोल से सुस्पष्ट है। बाद के हड़प्पा स्थलों में भी उस निर्माण तकनीक को उपयोग में लिया गया जो परिपक्व हड़प्पा स्थलों में प्रयुक्त की गई थी। अभी बिल्कुल दोनों के दोनों बिल्कुल सही ऑप्शन है, बिल्कुल दोनों, इसका सी ऑप्शन होगा, बिल्कुल दोनों सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता विस्तृत थी। तो हड़प्पा सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी ये हमें देखना है। तो चलिए देखते हैं। भाई पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, राजस्थान, बिहार, बंगाल, उड़ीसा। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, बंगाल। उड़ीसा का तो कोई मतलब ही नहीं है, उड़ीसा कहाँ पहुँच गया। तो ये कहाँ तक थी? डी ऑप्शन इसका सही है। पंजाब में भी थी, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु और बलूचिस्तान। ठीक है,
कुछ स्थान के जो है कहाँ है, पाकिस्तान में है, तो ये हम देख सकते हैं। बाकी गुजरात, उत्तर प्रदेश वगैरह में तो इसके स्थल भी पाए गए हैं, जैसा कि हम जानते हैं। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, बाकी सब गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट, सोरतुगई किस देश में स्थित है? सोरतुगई सिंधु घाटी सभ्यता का ही एक स्थल है, लेकिन वो अफगानिस्तान में है। भारत, पाकिस्तान, तिब्बत में नहीं है। तो सोरतुगई जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का ही एक स्थल है, लेकिन वो कहाँ है? अफगानिस्तान में है। तो इसलिए इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पाकिस्तान के बलूचिस्तान, सिंध तथा पंजाब में सैंधव सभ्यता के विस्तार के प्रमाण मिले हैं। सैंधव सभ्यता का विस्तार अफ्रीकी देश मोरक्को तक था। आप आसानी से समझ सकते हैं इजीली कि पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान है, सिंध और पाकिस्तान का पंजाब क्षेत्र जो है, उसमें सिंधु सभ्यता खोजी गई है, सिंधु सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। लेकिन सैंधव सभ्यता का विस्तार अफ्रीकी देश मोरक्को तक कैसे हो सकता है? अफ्रीका तो कॉन्टिनेंट ही अलग है, महाद्वीप ही अलग है, तो अफ्रीका देश से कोई मतलब नहीं है। इसमें केवल एक ऑप्शन सही होगा, तो ए आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ सूची 1 को सूची द्वितीय के साथ, सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। भाई सूची 1 में क्या लिखे हैं कि सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा यानी कि जो जम्मू कश्मीर में है वो कहाँ है? तो मांडा जिला। जम्मू कश्मीर का कौन सा जिला है? मांडा जिला। तो ये बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन नहीं कहेंगे, मतलब सही मिलान, ये बिल्कुल सुमेलित है। बी देखते हैं, सिंधु सभ्यता की दक्षिण सीमा। तो दक्षिण सीमा देखो 2 लिखा है, इसके बाद जो है इन्होंने ये नीचे आ गया 2 का, ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। दायमाबाद महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में एक जगह है दायमाबाद, तो दक्षिण सीमा वहीं तक है। वाकई दायमाबाद महाराष्ट्र तक ये सिंधु सभ्यता फैली हुई है। अच्छा, पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश के आलमगीर तक है, तो आलमगीरपुर तक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। और सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा जो है वो सुतकांगडोर या बलूचिस्तान तक है। तो बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, तो पश्चिमी सीमा वहाँ तक है इसकी, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है, यानी कि अगर इनके ऑप्शन देखे जाएँ तो इसका पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। 1 2 3 4 यानी ABCD के अनुरूप 1 2 3 4 बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो का अर्थ है। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। भाई मृतकों का टीला क्यों कहते थे इसको, है ना? मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला इसलिए कहा जाता था क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा नरकंकाल मिले थे, सबसे ज़्यादा हड्डियाँ और नरकंकाल मिले थे, और जिस कारण इसको मृतकों का टीला कहा है। और कोई कारण अन्य नहीं है इसको मृतकों का टीला कहने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में कहाँ पर स्थित है? भाई मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है, ये बहुत भारी प्रश्न नहीं है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो भारत के गुजरात में नहीं है, भारत के पंजाब में नहीं है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, लरकाना ज़िले में है ना ये, तो सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में, और जो पाकिस्तान में है तो वहाँ पे ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। 20 क्वेश्चन नंबर 20, सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित किस स्थल में से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो घरों से कुएं के अवशेष मिले हैं, मतलब घर घर में कुओं के अवशेष मिलना, तो ये मोहनजोदड़ो से हुआ है। ये इसका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन, कई बार हमें कन्फ्यूजन हो जाता है, हम स्नानागार लगा देते हैं, जबकि स्नानागार भी काफ़ी बड़े थे मोहनजोदड़ो में, लेकिन सबसे बड़े थे अन्नागार। ऐसा माना जाता था कि इस तरह से सामूहिक अन्नागार बनाए जाते थे, जो मुसीबत के समय में अन्न, जैसे बाढ़ या अन्य कोई प्राकृतिक आपदा, सूखा वगैरह के समय में वो अन्न जो है सभी के काम आता था। तो सार्वजनिक अन्नागार होते थे जो कि बहुत ही बड़े हुआ करते थे। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था? सिंधु नदी के किनारे स्थित स्थान मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे ही था। जबकि लोथल जो था वो भगवा नदी के किनारे था, भोगबा या भगवा नदी गुजरात में। और कालीबंगा की अगर हम बात करते हैं तो कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे था। प्राचीन सरस्वती या द्वती नदी भी कहते हैं, द्वती नदी, ठीक है। और हड़प्पा जो नदी है, हड़प्पा जो स्थान है वो रावी नदी के किनारे हुआ करता था। तो सिंधु नदी के किनारे जो था केवल मोहनजोदड़ो था। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है इसका है। चलिए नेक्स्ट, हड़प्पा स्थल कोट दीजी उस सभ्यता के निम्न में से किस प्रमुख स्थल के करीब था? तो मोहनजोदड़ो के सबसे करीब था कोट दीजी स्थल, ठीक है। नेक्स्ट,
दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। अरबी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला होता है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। मैंने बताया था मृतकों का टीला इसलिए नहीं कहा जाता कि अरबी भाषा में ऐसा लिखा है। मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ नर कंकाल सर्वाधिक मिले थे। तो ये तो बिल्कुल ही बात गलत हो गई। दूसरा देखते हैं, मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 में रखालदास बनर्जी ने की थी। बिल्कुल, हड़प्पा के तुरंत बाद 1922 में रखालदास बनर्जी ने इसकी खोज की थी, ये बिल्कुल सही है। तीसरा, मोहनजोदड़ो नगर के पश्चिम में दुर्ग का निर्माण, बिल्कुल सही है। यानी इसमें ऑप्शन 2 और 3 सही है। इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा। तीसरे नंबर का जो पॉइंट है, मोहनजोदड़ो नगर में, वैसे तो पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में किसी भी नगर को 2 स्थलों में बांटा गया था। खासकर मोहनजोदड़ो की अगर बात करते हैं तो एक तो पूर्वी क्षेत्र हुआ करता था और एक पश्चिमी हुआ करता था। और पश्चिमी क्षेत्र में ऐसा माना जाता है कि वहाँ अमीर लोग रहते थे और वो जो था एक किले की तरह किला हुआ था, यानी दुर्ग बना हुआ था। यानी कि वहाँ एकदम से कोई जानवर हमला नहीं कर सकता था, बाढ़ का पानी एकदम से। और वो ये पश्चिमी स्थान जो होता था ये ऊंचा होता था, और पूर्वी स्थान जो है ऐसा माना जाता है कि वहाँ गरीब लोग रहते होंगे, वंचित लोग रहते होंगे। तो इसलिए ये ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है, और इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 2 और 3। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन, 25वां क्वेश्चन देखते हैं। कथन ए, मोहनजोदड़ो के भवन निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है। बिल्कुल सही बात है। इसके मोहनजोदड़ो के भवन निर्माण में किसका यूज हुआ है? पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है। और पुरोहितों का विद्यालय मोहनजोदड़ो की प्रमुख इमारत है। तो इन्होंने एक कथन दिया है और आर को उसका कारण बताया है। तो चलिए देखते हैं ये बात सत्य है क्या। तो इसमें 4 ऑप्शन हमारे हैं, और जिसमें लिखा है पहला, कथन ए तथा कारण आर दोनों सत्य हैं, ये बिल्कुल गलत है। कथन ए तथा कारण आर दोनों सत्य हैं, बिल्कुल गलत है। आर सत्य नहीं है, कथन ए सत्य है परंतु कारण आर असत्य है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दूसरी आर जो दे रखा है, आर जो रीज़न है, पुरोहितों का विद्यालय मोहनजोदड़ो की प्रमुख इमारत है, तो ये गलत है। जबकि ये सही है कि मोहनजोदड़ो के भवन निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है। तो पक्की ईंटों का प्रयोग इसलिए नहीं हुआ था कि पुरोहितों का विद्यालय मोहनजोदड़ो की प्रमुख उदाहरण है। तो ये तो सही है, लेकिन आर गलत है, ये इसका कारण नहीं है। तो चलिए 25 क्वेश्चन हमारे पूरे हो गए। और ठीक है, आपको अच्छा लग रहा है तो तैयारी करते रहिए इसके साथ, और साथ के साथ सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर भी करते रहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिल सके। मैं और क्वेश्चन लाऊंगा। वैसे सिंधु घाटी की सभ्यता के क्वेश्चन अभी थोड़े कम हैं, क्योंकि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा इतिहास में तो उसकी इम्पोर्टेंस एग्जाम व्यू से बढ़ती चली जाएगी, और ज़्यादा जो आता है वो आगे से ही आता है। मतलब जैसे अब पाषाण काल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिंधु घाटी सभ्यता है, पाषाण काल से कम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता से ज़्यादा मिलते हैं। उससे आगे जाओगे तो और ज़्यादा मिलते हैं। तो खैर, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। धन्यवाद।